सो हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपके अप्लाइड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मेटल्स एंड अलॉयज़। ठीक है, ये मैंने उसके लिए अप्लाइड केमिस्ट्री की बुक ली हुई है। अभी जो जो आपके सिलेबस में है वो वन बाय वन करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको स्टडी करना है। तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले कौन सी है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं उसका मतलब बताता हूँ। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल विच हैज़ बीन डिफॉर्म इन सम वे टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स हैज़ बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मतलब क्या है, कोई भी मटेरियल है, उसको अगर हम खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो हम कुछ फोर्स लगाएंगे, कुछ फोर्स लगा के उसको हम स्ट्रेच करते हैं, वो स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेच होने के बाद जब वो फोर्स को हम छोड़ेंगे तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन और ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। जैसे कि आपने रबड़ में देखा होगा, हम कोई भी रबड़ यूज़ करते हैं घरों में, ठीक है, तो उस रबड़ को जब हम खींचते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं ना, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उस फोर्स को जैसे छोड़ेंगे तो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपनी शेप में वापस आता है रबड़, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। तो ये इलास्टिसिटी में क्या होता है, हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, और जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन प्लास्टिसिटी में क्या होता है, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को एक बार लगाने के बाद जब वापस से हटाएंगे, तब वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा। तो जो उसकी नई शेप बनी है वो उसी शेप में परमानेंट ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी का एकदम अपोजिट होता है। तो इसी डेफिनेशन क्या बोलती है? द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू फ्लो टू ए न्यू शेप अंडर स्ट्रेस एंड टू रिटेन द न्यू शेप इस टर्म एज प्लास्टिसिटी। तो ये हम जब फोर्स लगाएंगे अंडर स्ट्रेस, मतलब उसके ऊपर जब स्ट्रेस देंगे मटेरियल के ऊपर, तो वो एक नई शेप ले लेगा। ठीक है, उस नई शेप को रिटेन कर लेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे? प्लास्टिसिटी। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे रखी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में डेफिनेशन में क्या दे रखा है? द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू विदस्टैंड और सपोर्ट एक्सटर्नल लोड विदाउट एनी स्ट्रक्चरल डैमेज। मतलब कोई भी अगर बॉडी है हमारे पास, उस बॉडी की एक लिमिट होती है कि वो अपने ऊपर कितना भार सहन कर सकती है। तो ठीक है, तो अपने ऊपर कितना कितना लोड, एक्सटर्नल लोड सपोर्ट कर सकती है। सपोर्ट, एक्सटर्नल लोड या फिर विद स्टैंड, मतलब अपने ऊपर कितना लोड लेके वो उसको सहन कर सकती है। ठीक है, बिना अपने स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे? स्ट्रेंथ। जैसे कि कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी कुर्सी होती है, कुर्सी की भी एक लिमिट होती है कि कुर्सी में 100 किलो का आदमी बैठ सकता है, 150 किलो का आदमी बैठ सकता है। एक लिमिट के बाद तो उस कुर्सी का स्ट्रक्चर भी डैमेज हो जाएगा। तो कुर्सी की भी जो लिमिट होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? उस लिमिट को स्ट्रेंथ बोलेंगे कि कुर्सी की स्ट्रेंथ इतनी है, कुर्सी की स्ट्रेंथ हाई है, कुर्सी की स्ट्रेंथ लो है। ठीक है, ये किसी भी मटेरियल के लिए अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज़ है स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होती है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफ्लेक्शन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर लोड इज कॉल्ड स्टिफनेस या फिर रिजिडिटी। मतलब क्या है, हम किसी बॉडी पे कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, अगर वो बॉडी खिंच जाती है, हम किसी बॉडी को खींचते हैं, उसकी एक फोर्स लगा के खींचेंगे, ठीक है, अगर वो बॉडी खिंच जाती है तो और खींचने के बाद अगर वापस से पोजिशन में आ जाती है तो इलास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी ऐसी है, अगर हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं उसको खींचने के लिए, बट वो खींच नहीं रही है, वो अपने आप को खींचने ही नहीं दे रही है, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? उसकी उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे जो अपने आप को खींचने से रोकती है? उसको बोलेंगे स्टिफनेस या फिर रिजिडिटी। ठीक है, कोई चीज़ कितनी स्टिफ है, इससे पता लगता है कि वो, उसको हम जब फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, तो वो कितना रेजिस्टेंस पैदा कर रही है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। टफनेस। टफनेस में क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर अंडर शॉक सच एज हैमर्स ब्लो। मतलब क्या है? टफनेस में क्या बोलेंगे? ऑफर रेजिस्टेंस। ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से अगर हम मटेरियल पे हैमर ब्लोज करेंगे, मतलब क्या है, हम हथौड़े से वार करेंगे तो वो अपने अंदर फ्रैक्चर को ना आने दे। इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करें। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे? मटेरियल की टफनेस बोलेंगे। मतलब हम किसी भी चीज़ पे हथौड़े से मारते हैं और वो चीज़ अपने आप को टूटने नहीं दे रही है, ठीक है, तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से अपने आप को टूटने नहीं देगी?
टफनेस की वजह से, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कि उसमें टफनेस ज़्यादा है अगर टूटने नहीं दे रही है तो, ठीक है। अभी ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होता है, ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम मटेरियल पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको हम पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किए हुए, ठीक है। विदाउट मच ऑफ स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी स्ट्रेंथ को डिस्ट्रॉय करे बिना हम उसको पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा अपने घरों में जो कॉपर की तारें होती हैं बिजली के कनेक्शन में, ये पतली पतली तारें होती हैं। हालांकि कॉपर की शीट तो बड़ी बड़ी भी होती हैं, बड़ी शीट से ही पतली छोटी चीज़ बनी होगी, तो बड़ी शीट को हमने पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर दिया बिना उसके स्ट्रक्चर को और बिना उसकी स्ट्रेंथ को ख़राब किए हुए, ठीक है। तो कॉपर की उस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे, डक्टिलिटी, ठीक है। तो ये कॉपर के साथ नहीं, बाकी और मेटल के साथ भी हो सकता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, जिंक, टिन और लेड, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हैं जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है इनकी। ऐसे ही दूसरे प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की जिसकी वजह से अगर हम उसको हथौड़े से पीट पीट के या फिर किसी रोलर के अंदर डाल के हम क्या कर सकते हैं, उसको पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जो लोहा बोल रहा हूँ मैं, आपने कभी देखा होगा कि मतलब जो सोना होता है, तो सोने के लिए भी सुनार के पास एक मशीनें होती हैं जिसमें लोहे के बड़े बड़े पीस को मशीन में डाल के वो पतली पतली शीट्स सी बन जाती हैं उसकी, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, तो उसने रोलर के अंदर दिया गोल्ड को या फिर उसके ऊपर हथौड़े से पीटेगा उसको, तो उससे क्या हो जाएगा, जो भी तो उसमें क्या हो जाएगा, तो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोने की उस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे, मेलिएबिलिटी। तो ये सोने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सोने के अलावा बाकी सब मेटल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ठीक है। इन सब के लिए पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, मेलिएबिलिटी। और पतली वायर्स में कन्वर्ट कर देना, उसको क्या बोलोगे, डक्टिलिटी। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होती है, द लैक ऑफ डक्टिलिटी इन मटेरियल कॉज इट्स फ्रैक्चर विदाउट सफिशिएंट वार्निंग और रिमार्केबल डिफॉर्मिंग अंडर एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज ब्रिटलनेस। मतलब क्या है, अगर हम किसी मटेरियल पे एक्सटर्नल लोड लगाते हैं बाय अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, मतलब किसी भी मटेरियल पे हम अप्लाइड लोड करते हैं, ठीक है, तो हम क्या होता है, तो वो स्ट्रक्चर में फ्रैक्चर आ जाता है ईजिली, ठीक है, बिना किसी वार्निंग के लिए, विदाउट सफिशिएंट वार्निंग, ठीक है। बिना अगर हमने किसी भी मटेरियल पे, किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल लोड उसको दिया, मैंने उसके ऊपर कुछ ऐसा भार रख दिया, फिर उसके ऊपर कुछ भी हमने ऐसा फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो बिना कोई वार्निंग दिए एकदम से क्रैक हो गया, एकदम से उसके अंदर फ्रैक्चर आ गया, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे, ब्रिटलनेस। जैसे कि आपने कभी कांच के सामान देखे होंगे, ठीक है, तो कांच के सामान में को बोला जाता है कि ये बहुत ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब जो आसानी से टूट सकता है, ठीक है, जो नाजुक होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे, ब्रिटलनेस। आई बात समझ में। ब्रिटलनेस किसकी अपोजिट होती है, टफनेस की, ठीक है। आगे प्रॉपर्टी दे रखी है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, दो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रेजिस्ट स्क्रैचिंग, एब्रेजन, सरफेस वियर एंड टियर, इंटेंशन बाय हार्डर बॉडीज इज कॉल्ड हार्डनेस। मतलब क्या है, हार्डनेस किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपने सरफेस को स्क्रैच होने से, अपने सरफेस को वियर एंड टियर होने से रोकती है। मतलब कि हम किसी चीज़ को अगर उसके सरफेस को अगर खरोचेंगे, ठीक है, खरोचेंगे तो अगर वो इजीली खुरच गया, उसका जो ऊपर की सरफेस होती है आसानी से उतर गई, तो उसको क्या बोलोगे, उसमें हार्डनेस बहुत कम है। अगर हम किसी लोहे की शीट को अगर ऊपर से अपने नाखून लगा के से खुरचेंगे तो क्या होगा, लोहे की शीट की क्या ऊपर की सरफेस उतर के आ जाएगी, नहीं आएगी ना। तो क्या हम क्या बोलेंगे, लोहे में प्रॉपर्टी होती है क्या करने की, रजिस्ट करने की, रोकने की, अपने ऊपर की सरफेस को वियर एंड टियर होने से रोकने की प्रॉपर्टी होती है लोहे में, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हार्डनेस बोलते हैं। है बात समझ में। अभी लास्ट प्रॉपर्टी दे रखी है इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल टू इम्पैक्ट इवैल्यूएटेड इन द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। मतलब क्या है, हम किसी भी बॉडी पे कोई भी इम्पैक्ट डालते हैं, हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, फिर अप्लाइड लोड लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उसके बाद वो उस बॉडी का क्या उस बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, उस इम्पैक्ट से बॉडी अपने आप को कैसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब बॉडी, किसी भी बॉडी पे हम कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी किसी भी
कुछ भी चेंज होने से अपने आप को रोकती है, रेजिस्टेंस शो करती है, तो उस रेजिस्टेंस को इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, ये सिंपल है बस। अभी नेक्स्ट चीज़ है आपकी इंपॉर्टेंट, जो कि है अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, अभी आपको ये वाला चैप्टर में ये चीज़ करनी है, जो भी मेटल्स होते हैं, अकरेंस मतलब ये हमको मिलते कहाँ से मेटल। मेटल हमको धरती में हमको कैसे मिलते हैं, या तो फ्री स्टेट में मिलते हैं। सबसे पहले तो फ्री स्टेट में मिलेंगे, तो ऐसे मेटल को हम क्या बोलेंगे, नेटिव स्टेट में बोलते हैं उसको। ठीक है, और होता है और स्टेट में। ये ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप मेन मैं बता देता हूँ। अभी एक बार सीधा एक डेफिनेशन देख लो। अभी एक टॉपिक शुरू होने वाला है, मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर और इन प्योर स्टेट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। मतलब क्या है, ये करने से पहले ये कर लेते हैं, जो मिनरल एंड ओर। हाँ, हम धरती से किसी भी मेटल, कोई भी मेटल हमको जो हमारे आसपास हमको दिखता है, वो हमको फाइनली शुरू से हमको कहाँ से मिलता है? मिलता तो धरती से ही है। धरती में हम माइनिंग करके, धरती को खोद के हम निकालते हैं मेटल को, सारे मेटल को। ठीक है, तो हम उसी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक टर्म है मिनरल। क्या होता है मिनरल? क्या है? द मेटल विच एग्जिस्ट इन नेचर इन कंबाइंड विद मेटल्स। द नेचुरल मटेरियल इन विच मेटल एंड देयर कंपाउंड अकर इन अर्थ इज नोन एज मिनरल। मतलब क्या है? मेटल को खोजने के लिए धरती को जब हम खोदते हैं, ठीक है, खोदने के बाद जो भी नेचुरल मटेरियल हमको मिलता है, सबसे पहले जो धरती से हमको जो पत्थर वगैरह जो भी कुछ भी मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है, मेटल एंड देयर कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अकर इन द अर्थ, उस चीज़ को क्या बोलोगे? मिनरल। मतलब कि धरती से खोद के निकालने वाली जो सबसे पहली चीज़ है, जिसके अंदर से हम मेटल को अलग करेंगे, तो जो सबसे पहली चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मिनरल बोलेंगे। आया समझ में? अभी सबको पता चल गया। जब भी हम धरती में माइनिंग करते हैं तो क्या निकालते हैं? वहाँ से मिनरल निकालते हैं। उस मिनरल को फिर आगे प्रोसेस करके उसमें अलग अलग मेटल निकाल लेंगे। आया समझ में? तो मिनरल पता चल गया क्या होता है। अब एक चीज़ रखिए और, अभी ये बताओ, मिनरल में जो भी हम धरती से निकालेंगे वो मिनरल, उस मिनरल में हमारे एक तो काम की चीज़ होगी, और एक काम की चीज़ के अलावा कुछ मिट्टी होगी, रेत होगी। ठीक है, ऐसी चीज़ें भी होंगी जो कि इम्प्योरिटी होती है, जो हमारे उसमें से जो हमारे काम की चीज़ें हैं। द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर। जो हमारे काम की चीज़ है ना, जो मेटल जिससे हम एक्चुअली मेटल निकालेंगे, इम्प्योरिटी को हटा के जो एक्चुअली काम की चीज़ है, उस काम की चीज़ को हम क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे। आई बात समझ में? तो मिनरल में क्या क्या चीज़ होती है? मिनरल में हमारे जो काम की चीज़ होती है, जिसमें से हम एक्चुअली मेटल निकालते हैं, उसको बोलते हैं और। और के अलावा और क्या होगा मिनरल में? इम्प्योरिटीज़ होगी। आई बात समझ में? अभी इस पूरी प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, अभी जो ये ओर है, इस ओर में से एक्चुअली मेटल को निकालना, ये अलग अलग प्रोसेस होता है कि पहले उसको क्या करेंगे, फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अलग अलग स्टेप होता है। तो उन सारे स्टेप के ज़रिए मेटल को उनकी ओर से निकाल के प्योर स्टेट में निकालना, मेटल को प्योर स्टेट में उसकी ओर से अलग कर लेना, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलोगे? मेटलर्जी बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मेटलर्जी। सबसे पहला है गैंग्यू या फिर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ये मैं इसमें बता देता हूँ थोड़ा। अभी तक आपने क्या किया होगा, मिनरल क्या होता है? धरती से जो भी नेचुरल मटेरियल हमको मिलता है, नेचुरल मटेरियल धरती से जो भी मिलता है, जिसके अंदर से हम एक्चुअली मेटल निकालेंगे, उस नेचुरल मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? मिनरल बोलेंगे। इस मिनरल में हमारे क्या है? यूज़फुल चीज़ भी है, और इम्प्योरिटी भी होगी, इम्प्योरिटीज़ भी होगी। ठीक है, तो इस यूज़फुल चीज़ को क्या बोलोगे? और बोलेंगे। आया समझ में? और इसी इम्प्योरिटी को क्या बोलोगे? गैंग्यू या फिर मैट्रिक्स। याद रहेगा। इस यूज़फुल चीज़ को और क्या नाम बोल सकते हैं? मेटलिक कंपाउंड। मतलब मेटल का कुछ कंपाउंड होगा, उसमें से बाद में हम मेटल अलग करेंगे ना, तो बस ये हमारे काम की चीज़ है, यूज़फुल चीज़ है। इस यूज़फुल चीज़ को बोलेंगे हम और इम्प्योरिटीज़ को बोलेंगे गैंग्यू या फिर मैट्रिक्स। आई बात समझ में? हाँ जी। अभी यहाँ पे आपको गैंग्यू और मैट्रिक्स समझ में आया। ये डेफिनेशन क्या बोलती है? अनवांटेड अर्थी इम्प्योरिटीज़, मतलब
अनवांटेड अनचाही अर्थी इम्प्योरिटी, जो धरती में इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि सैंड, मिट्टी, रॉक, लाइमस्टोन, क्ले, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कि और के साथ मिक्स हुई होती है, ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, गैंग्यू। आया बात समझ में? तो मतलब इम्प्योरिटीज़ को ही हम गैंग्यू या फिर मैट्रिक्स बोल देते हैं। आया बात समझ में? अभी अगर मैं बोलूँ जो एक गैंग्यू या मैट्रिक्स होती है ये भी दो टाइप की होती है। कैसे कैसे? एसिडिक और बेसिक, मतलब एसिडिक इम्प्योरिटी और बेसिक इम्प्योरिटी, ठीक है, या फिर इसको और बोल सकते हैं एसिडिक मैट्रिक्स या फिर बेसिक मैट्रिक्स, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ को मैट्रिक्स को गैंग्यू बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। अभी एसिडिक में क्या होता है, एसिडिक के एग्जांपल कुछ दे रखे हैं जैसे कि सिलिकॉन ऑक्साइड P2O5 ऐसे कुछ, ठीक है। बेसिक के एग्जांपल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऐसे, ठीक है। ये कुछ एसिड और बेसिक के एग्जांपल दे रखे हैं। अभी आप बताओगे कि सर एसिडिक के हमको क्या पता चलेगा कौन सा एसिड है, तो बस इम्प्योरिटीज़ में बस ये चीज़ याद कर लो, इम्प्योरिटीज़ दो टाइप की होती हैं, एसिडिक और बेसिक। लेकिन दोनों इम्प्योरिटीज़ में आप देख रहे होंगे ऑक्साइड जरूर है, मतलब हर कंपाउंड में ऑक्सीजन लगा हुआ है, किसी में एक है किसी में दो है, वो तो वैलेंसी के हिसाब से लगेगा, लेकिन ऑक्सीजन ज़रूर है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ में जो भी चीज़ है, मतलब इसमें देखो यहाँ पे सिलिकॉन है, ये एक नॉन मेटल होता है, पीरियोडिक टेबल में आपने किया होगा तो मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, तो ये नॉन मेटल होता है। फॉस्फोरस है, ये भी नॉन मेटल है। तो ऑक्सीजन के साथ अगर नॉन मेटल आ जाए ना तो वो होती है एसिडिक इम्प्योरिटीज़, और ऑक्सीजन के साथ अगर मेटल्स वगैरह आ जाएँ, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और ये ऑक्सीजन के साथ आ जाएँ तो इनको बोलते हैं बेसिक इम्प्योरिटी। आई बात समझ में? ऐसे याद करना होता है, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज दो टाइप की होती है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट चीज़ आप में इसमें दे रखी है फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या है, अभी ये बताओ, अगर हमको किसी भी मिनरल के अंदर होता है और इम्प्योरिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी बताओ अगर हमको मेटल अलग करना ही है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी मिनरल में से इस जो इम्प्योरिटी आई है इसको हमको हटाना पड़ेगा, तभी तो और अलग से बाहर आएगी, फिर उस और को हम आगे रिएक्शन वगैरह करेंगे तब जाके मेटल बाहर आएगा। लेकिन सबसे पहला काम तो यही है ना कि जो इम्प्योरिटी होती है इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। इस इम्प्योरिटी को रिमूव करना है, तो इस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंपाउंड डालते हैं, ठीक है, एक केमिकल डालते हैं। उस केमिकल को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। एक्सटर्नल केमिकल होता है ये, एक्सटर्नल केमिकल बोल लो या फिर सब्सटेंस बोल लो, जो हम क्या करते हैं इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स, ठीक है, याद रहेगा। इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या डालते हैं, फ्लक्स डालते हैं। मतलब क्या है, और अभी ये बात भी बताओ, इम्प्योरिटीज होती है दो टाइप की, एसिडिक और बेसिक। तो ये जो फ्लक्स डालना पड़ेगा, एसिडिक के लिए एक टाइप का फ्लक्स डालना पड़ेगा, बेसिक के लिए दूसरे टाइप का फ्लक्स डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखो, एसिड और बेस हमेशा क्या होता है, अपोजिट होते हैं। तो एसिड को ख़त्म करने के लिए हमको बेस डालना पड़ेगा, बेस को ख़त्म करने के लिए एसिड डालना पड़ेगा। अब जो फ्लक्स होता है तो उसके हिसाब से ये भी दो टाइप का होगा, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स हम कब डालेंगे, बेसिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है, टू रिमूव बेसिक इम्प्योरिटी, ठीक है। और बेसिक को कब डालेंगे, टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटी। एग्जाम्पल के लिए, और अगर आपको एग्जाम्पल याद करने हैं तो बस ये याद कर लो, यही कंपाउंड इम्प्योरिटीज होते हैं, यही सारे, और यही कंपाउंड फ्लक्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपकी इम्प्योरिटी है कौन सी, एसिडिक इम्प्योरिटी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है, एसिडिक इम्प्योरिटी है। अब एसिडिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या डालेंगे, फ्लक्स डालेंगे। फ्लक्स कैसे डालेंगे, ये एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स डालेंगे। बेसिक फ्लक्स का एग्जांपल आप क्या दोगे, यहीं से बेसिक वाले केमिकल उठा लो,
ठीक है, इनमें से कोई भी केमिकल यूज़ कर लो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ कर लिया, ठीक बात है। अभी बस ये क्या होगा, इन दोनों की रिएक्शन करवा देनी है, तो कैल्शियम सिलिकॉन O3, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन जाएगा और ये कंपाउंड मिलके अपनी ओर में से बाहर हो जाएगा, ठीक है। जैसे फ्लक्स डालेंगे, फ्लक्स इम्प्योरिटी के साथ ऐसे कंपाउंड बना लेगा, ये वाला ऐसे कंपाउंड बना लेगा, तो ये कंपाउंड बनाते ही ये इम्प्योरिटीज़ को अपने साथ घोल के अलग कर देगा, और बचेगा क्या, हमारी ओर बचेगी, और प्योर फॉर्म में आ जाएगी, इम्प्योरिटीज रिमूव होगी, ठीक है। तो बस ये काम होता है फ्लक्स डालने का। और फ्लक्स डालने के बाद ये इम्प्योरिटी है, ये फ्लक्स है, और जब दोनों रिएक्ट करेंगे जो कंपाउंड बनेगा इसको क्या बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे। आई बात समझ में। स्लैग क्या होता है, एक वेस्ट ही होता है, ठीक है, ये स्लैग होता है। अब याद रखना, एसिडिक इम्प्योरिटी है उसके लिए बेसिक फ्लक्स डालेंगे, बेसिक इम्प्योरिटी है उसके लिए एसिडिक फ्लक्स डालेंगे। यही कंपाउंड इम्प्योरिटी का काम करते हैं, यही एग्जांपल आप फ्लक्स के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे सब कुछ यही दिखाया गया, फ्लक्स और गैंग्यू मतलब इम्प्योरिटीज़ को मिक्स करेंगे तो स्लैग बनेगा। ये एग्जांपल दे रखा है स्लैग का, ये एसिडिक फ्लक्स डाला है बेसिक इम्प्योरिटीज़ के लिए, ये बेसिक फ्लक्स डाला है एसिडिक इम्प्योरिटीज़ के लिए, ये दोनों स्लैग होते हैं, ठीक बात है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी के। मेटलर्जी आपको पता चलेगा कि होता क्या है, मतलब मेटल्स को उसकी ओर से प्योर फॉर्म में अलग करना, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में भी एक स्टेप नहीं होता, मल्टीपल स्टेप होते हैं। यहाँ पे मल्टीपल स्टेप 1 बाय 1 दिए हुए हैं, और हम जब मेन काम जो अपने सिलेबस में वो करेंगे। सबसे पहला होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, दूसरा होता है पुल्वराइजेशन ऑफ द ओर, थर्ड होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, फोर्थ होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, लास्ट होता है प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल। ये सारे स्टेप अब हम करेंगे 1 बाय 1, लेकिन जो हमारे काम की चीज़ है बस उसी के साथ ही करेंगे। जैसे आप आ जाओ बस डायरेक्ट यहीं पे, ये आपके सिलेबस में है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का, ठीक है। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिग आयरन और कास्ट आयरन। मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कास्ट आयरन फ्रॉम इट्स और हेमेटाइट। मतलब क्या है, आयरन को कास्ट आयरन बोले तो एक आयरन की फॉर्म होती है, मतलब आयरन मतलब लोहे को उसकी हेमेटाइट ओर से अलग करना है। लोहे की एक हेमेटाइट ओर होती है, उससे अलग करना है। इसका पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। ये इस पेज पे आपको दिख रहा होगा, आयरन नाम से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि आयरन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है। आयरन जिसका सिंबल होता है Fe, ठीक है, और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है। उसके जब K-L-M-N शेल में भरेंगे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसका एटॉमिक वेट होता है 55.84। और जब आयरन Fe होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसकी खासियत होती है या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके पास +2 चार्ज आता है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो +3 चार्ज आता है, ठीक है। तो ये 2 फॉर्म होती है आयरन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, इसलिए आयरन की वैलेंसी +2 होती है और +3 होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है, एक मेटल, आयरन क्या होता है, एक मेटल होता है विच कैन यूज़ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल। मतलब वही चीज़ दे रखी है, इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और आयरन क्या होता है, एक ट्रांजिशन मेटल होता है। बस ये सब बेसिक बातें बता रखी है। ये उसकी पोजीशन बता रखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है, और आयरन का एटॉमिक नंबर इतना होता है। ये K-L-M-N शेल होते हैं, वो ऑर्बिट होते हैं ना, पहला ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैसे ही। अब इसके नीचे दे रखा है ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, अकरेंस ऑफ आयरन। जो आयरन होता है वो हमको जो धरती में मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है। तो वो ऐसा तो है नहीं हमको लोहा है तो आयरन प्योर फॉर्म में मिल जाएगा Fe, वो किसी ना किसी चीज़ के साथ कंपाउंड बना के धरती में पाया जाता है। तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली ओर बोलते हैं, ठीक है। तो आयरन की अलग अलग ओर होती है। पहली ओर का नाम है आयरन की हेमेटाइट ओर, उस ओर में आयरन Fe2O3 फॉर्म में मिलता है हमको, ठीक बात है। दूसरी है मैग्नेटाइट ओर, उसमें मिलता है Fe3O4। फिर होता है, और क्या करोगे, सिडराइट और कर लो, आयरन कार्बोनेट, आयरन पायराइट में FeS2, ठीक है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ आयरन। आयरन की कौन कौन सी टाइप की वैरायटी हमको मिलती है, होती है उसकी, ठीक है। 3 टाइप की आपको उसकी वैरायटी आपको पढ़नी है। एक होता है, सबसे 1 बाय 1 कर लेते हैं। सबसे पहले तो कास्ट आयरन या फिर
पिग आयरन। ये क्या होता है, ये आयरन की मोस्ट इम्प्योर फॉर्म होती है। आयरन की मतलब क्या है, आयरन की सबसे इम्प्योर फॉर्म, मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटी भर भर के होगी, सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी उसमें होगी, उस आयरन में। ठीक है, किस आयरन में, कास्ट आयरन में और पिग आयरन में। ठीक है, इसलिए ये मोस्ट इम्प्योर फॉर्म है आयरन की। इसमें क्या होता है, भर भर के इम्प्योरिटीज़ होगी। लेकिन इम्प्योरिटीज़ में होता क्या है, इसमें क्या होता है, एज ए इम्प्योरिटी क्या होता है इसमें, सबसे ज़्यादा होता है कार्बन। ठीक है, और कार्बन के अलावा सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीज, सिलिकॉन, ये थोड़ी थोड़ी अमाउंट में होते हैं, ट्रेस अमाउंट में होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है इसमें, कार्बन। कार्बन क्या क्या मानते हैं इसके अंदर, कार्बन को इम्प्योरिटी मानते हैं। और ठीक है, और कास्ट आयरन में जो कार्बन की इम्प्योरिटी होती है कितने परसेंट होती है, 2.5 से लेके 4.5%। अगर कार्बन आ गया तो एक पिग आयरन बोलते हैं उस आयरन, उस लोहे को। ठीक है, ऐसे ही दूसरी कैटेगरी होती है रोट आयरन की या फिर मेलिएबल आयरन। रोट आयरन का मतलब समझ लेना, ये मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की, सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म है आयरन की। सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म का मतलब क्या है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है वो कार्बन ही होता है मोस्टली, तो उसकी इम्प्योरिटी कितनी होगी, सबसे कम होगी, 0.12 से लेके 0.25% होगी। और जो बाकी होंगी वो बहुत सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये बहुत ट्रेस अमाउंट में होंगे। ठीक है, तीसरी फॉर्म है स्टील, मतलब सबसे प्योर फॉर्म होती है आयरन की रोट आयरन, सबसे इम्प्योर होती है कास्ट आयरन, और इन दोनों के बीच में होता है स्टील। ठीक है, ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन होते हैं। अपने घरों में स्टील वगैरह के बर्तन देखे होंगे ना आपने। और इसमें क्या होता है, कार्बन, कार्बन किससे, रोट आयरन में जितना कार्बन होता है उससे ज़्यादा कार्बन होता है इसमें, और कास्ट आयरन से कम कार्बन होता है इसमें। ठीक है, वही बात दे रखी है। इसमें कार्बन एक्चुअल में कितना होता है, 0.5 से लेके 1.5% तक होता है। ठीक है, तो 3 टाइप की आयरन की कैटेगरी पता चलेगी। तो यहाँ पे टेबल भी दे रखी है, आयरन की 3 टाइप की कैटेगरी है। ये सबसे इम्प्योर फॉर्म है, लीस्ट प्योर फॉर्म है, और ये रोट आयरन क्या है, सबसे प्योर फॉर्म है, सबसे प्योर फॉर्म हो गया। और ये क्या है, स्टील, ये दोनों के बीच में होती है इसकी इम्प्योरिटी। ठीक है, इसमें इसके अंदर कार्बन होता है 2 से लेके 4.5%, इसके अंदर कार्बन होता है 0.5% से ज़्यादा नहीं होगा इसमें। आया बात समझ में। और इसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच का होता है 0.5 से लेकर 1.5 कार्बन, और बाकी छोटे छोटे वो होंगे। इसमें क्या बोल रखा है, ये ब्रिटल होता है, ये मेलिएबल होता है। ये क्या होता है, इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होती है स्टील में, कास्ट आयरन की और पिग आयरन की। ठीक है, ये नॉन वेल्डेबल होता है, ये इजीली वेल्डेड होता है, मतलब इसके अंदर वेल्डिंग वगैरह आसानी से कर सकते हैं। ये आसानी से मेलिएबल, मतलब इसको पीट पीट के वो शीटों में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। ब्रिटल क्या होता है, मतलब ये बहुत नाजुक होता है, थोड़ा सा फोर्स वगैरह लगाएंगे टूट वगैरह जाएगा। ठीक है, ये आयरन की 3 कैटेगरी पता चलेगी। अभी नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिग आयरन, मतलब पिग आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है हमको उसकी हेमेटाइट ओर से। धरती में जो आयरन की ओर मिलती है, एक ओर का नाम है हेमेटाइट ओर। ठीक है, हेमेटाइट ओर, इस हेमेटाइट ओर में से हमको आयरन को अलग करना है। ठीक है, आयरन भी कौन सा, कास्ट आयरन को अलग करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टेप करते हैं मेटलर्जी के। सबसे पहले स्टेप दे रखा है क्रशिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, हम जब धरती को खोद के निकालेंगे तो सबसे पहले जो नेचुरल चीज़ आती है उसको क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। उस मिनरल में क्या होता है, हमारे काम की चीज़ जिसमें से एक्चुअली मेटल अलग निकालेंगे वो भी होती है, उसके साथ इम्प्योरिटी भी होती है। जो काम की चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं, और इम्प्योरिटीज़ को गैंगू या फिर मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आयरन की जो बड़ी बड़ी ओर है, इम्प्योरिटीज़ वगैरह, जो भी मिनरल से हम आयरन की बड़ी बड़ी ओर है जिसके अंदर अभी इम्प्योरिटी है, अभी निकली नहीं है इम्प्योरिटी, तो बस अभी धरती से निकाला ही हमने। तो जो भी ओर आई है धरती से, तो उसको क्या करेंगे, बड़े बड़े पत्थरों को, उन बड़े बड़े पत्थरों को सब छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करेंगे। पीसीज कितने, 2-2 मीटर के साइज़ के पीसीज में कन्वर्ट करेंगे। आई बात समझ में। बड़े बड़े जो भी पत्थर होते हैं धरती से निकालते हैं, और के जो पत्थर होते हैं उनको क्या करेंगे, स्मॉल पीस में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद स्मॉल पीस में कन्वर्ट करने के बाद वॉश विद वाटर टू रिमूव सैंड क्ले, फिर उसको पानी से अच्छे से धोएंगे ताकि उसके अंदर जितने भी मिट्टी, ठीक है, चूना पत्थर वगैरह ये सब मिले हुए हैं, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। आई बात समझ में। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब तो वही होता है ना, किसी चीज़ को पीसना। तो बड़े पीस को छोटे में कन्वर्ट कर दिया और वॉश कर दिया, किसको, पानी से वॉश कर दिया। ठीक है, इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड बाय ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। तो ये क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या है इसमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन। क्रशिंग का मतलब तो समझ में आ गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन मतलब क्या है, इस ओर में से
इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। इम्प्योरिटी को रिमूव करेंगे तो जो और बचेगी वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी, मतलब उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ की अमाउंट कम हो जाएगी और की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसके थ्रू हम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन करते हैं, उसका नाम है ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस क्या होती है, यहाँ से बता देता हूँ मैं। इस पेज पे दे रखा है ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। दिस मेथड यूज फॉर हैवी ऑक्साइड्स और सच एज हेमेटाइट ओर, दे रखा ना, ये हेमेटाइट ओर के लिए यूज़ की जाती है या फिर टिन स्टोन ओर के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो ओर के पार्टिकल होते हैं ना वो हैवी होते हैं, भारी होते हैं। किसके पार्टिकल के मुकाबले, गैंगू पार्टिकल। मतलब कि जो हमारी ओर है उस ओर के जो एक्चुअल पार्टिकल होते हैं ना वो भारी होते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हल्की होती हैं। तो इसका फ़ायदा उठाएंगे हम कैसे, हम पहले अपनी ओर को पानी के साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उस वाटर प्लस गैंगू, इम्प्योर जो वाटर है, ठीक है, उसको हम एक टैंक में डालेंगे। इस टैंक में डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर और पानी फ्लो करते जाएंगे। ठीक है, और पानी निकलता जाएगा, पानी आता जाएगा, पानी निकलता जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या, जो भी भारी पार्टिकल हैं, जो कि हमारे ओर के पार्टिकल हैं, ओर के पार्टिकल इसमें हैवी होते हैं। ठीक है, तो हैवी पार्टिकल तो नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के पार्टिकल हैं, जो कि इम्प्योरिटी के होते हैं, जो इम्प्योरिटी के हल्के पार्टिकल वो पानी में रह जाएंगे। तो और पानी फ्लो हो ही रहा है, तो उस पानी के फ्लो के साथ, मूवमेंट के साथ सारी इम्प्योरिटीज़ वॉश आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी और बचेगा क्या, हमारी और बचेगी। उस और को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, बस ग्रेविटी की हेल्प से अपने आप ही जो भारी चीज़ है वो नीचे बैठ रही है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इससे हमारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो ये मेथड होता है। उसके बाद प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो स्टेप होते हैं। किस चीज़ के, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर के। इसमें दोनों में होता क्या है, जो भी ओर हमने क्रश की है या फिर वॉश की है अभी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से, इस वॉश को हम क्या करेंगे, इस वॉश हुई कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे इन शैलो क्लींस इन द एक्सेस ऑफ एयर। मतलब क्या है, हम जो भी और अभी आई है इसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। हाई टेम्परेचर पे हीट करने के बाद होगा क्या क्या, ये मैं यहाँ पे 1 बाय 1 दे रखा है। सबसे पहले क्या होगा, और के अंदर जो भी मॉइस्चर बचा हुआ होगा, वॉश को और को हमने अभी भी धोया है, धोने के बाद उसके अंदर जो भी मॉइस्चर बचा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और क्या क्या चीज़ होगी, जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे कि सल्फ़र हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये किसकी फॉर्म में, वोलेटाइल ऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। मतलब क्या है, अगर ये हमारी इम्प्योरिटीज़ हमारी ओर के अंदर फंसी हुई है कहीं पे, ठीक है, अगर इसको हीट करेंगे हवा की प्रेजेंस में, तो हवा में तो ऑक्सीजन भी होती है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हीट जब उसको हम कर रहे हैं तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेगा। आपको पता है सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। गैस हमेशा ऊपर उठ के चली जाएगी, इसलिए एरो ऊपर मारा गया है। ठीक है, तो जो चीज़ अब उड़ जाती है हमारे सिस्टम से रिएक्ट करने के बाद उड़ जाती है वहाँ से, गैस बन के, भाप बन के, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं वोलेटाइल। ये सल्फ़र का ऑक्साइड है इस, और ये वोलेटाइल है तो ये गैस फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसको वोलेटाइल ऑक्साइड बोलते हैं। आया बात समझ में। तो ये हीट करने का एक फ़ायदा ये होता है, सल्फ़र जैसी जो इम्प्योरिटी होती है वो ऐसे वोलेटाइल ऑक्साइड बना के रिमूव हो जाती है। और क्या होता है हीट के फ़ायदे, जो कार्बोनेट्स वगैरह होते हैं, मतलब ये सारी इम्प्योरिटीज़ की बात हो रही है कि कभी कभी इम्प्योरिटी सल्फ़र वाली हो सकती है, कभी कभी इम्प्योरिटी आयरन कार्बोनेट वाली हो सकती है। ठीक है, तो आयरन कार्बोनेट क्या होगा, ये जब इसको हीट करेंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग वाले स्टेप में, तो ये क्या होगा, आयरन ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, तो ये भी एक वोलेटाइल ऑक्साइड है, ये हवा में उड़ जाएगा, बचेगा क्या, आयरन ऑक्साइड। ये हमारे आगे वाले स्टेप में काम आएगा, आयरन ऑक्साइड। है बस समझ में। ठीक है, और क्या चीज़ है, और अगर कोई सल्फाइड्स हैं, ऐसे कोई सल्फाइड्स हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, Fe2O3 बना लेंगे। जो हमारी हेमेटाइट और होती है उसका फॉर्मूला भी यही होता है, Fe2O3। ठीक है, तो जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटीज़ को भी हमने अपनी और में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारे फ़ायदे हैं किस चीज़ के, कैल्सिनेशन रोस्टिंग वाले स्टेप के। ठीक है, और क्या है, ये हमारी तो मेन और होती है, हेमेटाइट और का ये फॉर्मूला होता है Fe2O3। उस और के साथ अगर कुछ मॉइस्चर, पानी जुड़ा हुआ है उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, पानी कैसे जुड़ा हुआ हो सकता है, अभी इस स्टेप से पहले हमने उसको वॉश किया था पानी से,
तो पानी के कुछ पार्टिकल उसमें जुड़े हुए हो सकते हैं। तो जब हीट करेंगे उसको हाई टेम्परेचर पे, आपको पता है कि पानी 100 डिग्री के ऊपर भाप बन के उड़ जाता है, तो ये अलग हो जाएगा और पानी गैस बन के ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, तो पानी भी उड़ जाएगा। तो ये वाला स्टेप हो गया किसका, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का। अब इसके बाद वाला स्टेप है, इस स्टेप को बोलते हैं स्मेल्टिंग और रिडक्शन ऑफ ओर। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी तक तो हमने क्या किया था, ओर को क्रश किया, ओर को वॉश किया, कॉन्सेंट्रेटेड किया, उसके बाद ओर को हाई टेम्परेचर पे हीट किया ताकि ये सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह रिमूव हो जाएं, ये सारे कंपाउंड यूज़फुल कंपाउंड बन जाए, ये सारे फ़ायदे हो जाएं। अभी ये सब करने के बाद हमारी जितने भी इम्प्योरिटीज़ थी ना, वो मोटा मोटा रिमूव हो चुकी है। अब हम अपना मेन रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं कि हमको कौन कौन सी रिएक्शन यूज़ करनी है। अब जो भी हमारी और बचेगी उसको हम भट्टी में भेज सकते हैं, भट्टी में जहाँ पे हम वहाँ पे उसके साथ मेन रिएक्शन, मेन ट्रीटमेंट करेंगे, जहाँ से हमारा आयरन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो भट्टी में जो भी रिएक्शन होती है उस स्टेप को क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ द ओर। तो यही मेन काम है, यही मेन चीज़ आपको याद करनी है। इससे पहले वाले तो इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर रहे थे। ठीक है, और स्टेप का नाम क्या है, स्मेल्टिंग, रिडक्शन ऑफ ओर। अभी ये ध्यान रखो, ये डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये एक भट्टी सी बनाई हुई है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस बोले तो यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे एरो मार के दिखा हुआ है हॉट एयर ब्लास्ट। यहाँ पे गर्म हवा छोड़ी जाती है, गर्म हवा की वजह से यहाँ पे जो इस भट्टी के जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, नीचे वाले एरिया का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे अगर आग लगाई जाएगी तो यहाँ का टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इसलिए वही दिखाया गया है। सबसे नीचे वाले एरिया में 1800 केल्विन टेम्परेचर है, फिर 1600, फिर 1350, फिर 950, फिर 800, फिर 700। ठीक है, ऐसे कम होता जाएगा। और जो ये इसकी दीवारें बनाई गई, ये फायर ब्रिक होती हैं। ठीक है, और ये बस सेटअप बनाया हुआ है, बस आज याद रख लो, ये इसको ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं। ठीक है, और नीचे से यहाँ पे हमने हॉट एयर पास कर रहे हैं ताकि नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा हो। अब इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है जोन ऑफ कंबशन। क्या स्टेप होता है, जोन ऑफ कंबशन। तो इसमें क्या लिख रखा है, इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फर्नेस। मतलब ये फर्नेस के, ये भट्टी के सबसे बेस में, सबसे निचले स्तर में ये वाला जोन पाया जाता है। इस जोन में होता क्या है, हेयर कोक बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोक बोले तो कार्बन, कोयला, कोयले में कार्बन ही होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन होता है, कोयला होता है, वो जलता है, किस, वो जलने के बाद क्या देगा, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको। ठीक है, हमको पता है, ये रिएक्शन दी हुई है, हमको पता है जो भी कार्बन होता है उसको सी से दिखाते हैं, और जब जलेगा तो हाई टेम्परेचर पे जलने का मतलब तो हाई हीट ही मिलती है ना उसको, तो हीट को दिखाते हैं इस ट्रायंगल से। तो ये ट्रायंगल दिखाई गई है, और यहाँ पे O2 दिखाया गया है। मतलब जब अगर जल रहा है तो उसमें भट्टी में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन भी तो होगी ना, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब जलेगा तो क्या देगा, CO2 देगा। और ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब कि जिन रिएक्शन से हीट बाहर निकलती हो, जो रिएक्शन होने से बहुत तापमान बढ़ा देती हो, हीट प्रोड्यूस करती हो, उन रिएक्शन को क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये डेल्टा एच दिखाया हुआ है इसका। डेल्टा एच मतलब इस रिएक्शन से इतनी हीट निकलेगी, किलो जूल। जूल को आप समझते हो ना, फिजिक्स में किया होगा, तो हीट की यूनिट होती है। ठीक है, हीट की, वर्क की यूनिट होती है, और इतनी एनर्जी निकलेगी। माइनस का निशान है क्योंकि इस रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही है, तो उसको माइनस दिखाया जाता है। ठीक है, याद रखो, जोन ऑफ कंबशन होता है, इसका जो टेम्परेचर कितना होता है, 1800 केल्विन। डायग्राम में देखोगे जोन ऑफ कंबशन कहाँ मिलेगा आपको, इस नीचे वाले जो एरिया है यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जोन ऑफ कंबशन मिलेगा। ये दिया हुआ भी है, कार्बन क्या देता है यहाँ पे, CO2 देता है। अभी नेक्स्ट जोन कौन सा है, जोन ऑफ फ्यूज़न। इसके बारे में दिया गया है, इट इज़ प्रेजेंट जस्ट अबाउट द जोन ऑफ कंबशन। ये जो जोन होता है, ये जोन ऑफ कंबशन से जस्ट ऊपर वाला जोन होता है। ठीक है, इस जोन का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 1600 केल्विन। ठीक बात है, यहाँ पे क्या होता है, जो नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी वो ऊपर आती है, राइज अपवर्ड, एंड
किसके कॉन्टैक्ट में आती है, हॉट कोक के। मतलब क्या है, एंड रिड्यूस टू कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब क्या है, जो भी जोन ऑफ कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी वो थोड़ी सी बन के ऊपर उठेगी। ऊपर वाला जोन है जोन ऑफ फ्यूजन। इस जोन में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी जो जब बचे हुए कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी, बचे हुए कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बन डालेगी, 2 कार्बन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 CO बन जाएगा। इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिससे बने हैं इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आई बात समझ में। ये रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिन रिएक्शन के होने से हीट बाहर निकले। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिन रिएक्शन को होने के लिए हमको हीट देनी पड़े, हमको उल्टा हीट देनी पड़े। ठीक है, हीट बाहर निकलती है तो नेगेटिव साइन होता है। हीट अगर हमको सप्लाई करनी पड़ती है रिएक्शन में तो क्या लगता है, प्लस साइन लगता है। ठीक है, इस जोन का टेम्परेचर होता है 1600 केल्विन। आई बात समझ में। अभी अगला स्टेप है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। ये इसके बारे में क्या बोल रखा है, इट इज़ प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द फर्नेस, हैंस टेम्परेचर कितना होता है इसका, अराउंड 1300 केल्विन होता है इसका। ठीक है, इस टेम्परेचर पे क्या होता है, लाइम स्टोन प्रेजेंट डिकम्पोज टू फॉर्म लाइम एंड CO2। ये मैं बताता हूँ, पहले यहाँ देख लो। सबसे नीचे तो होता था अपना जोन ऑफ कंबशन, इसके ऊपर होगा कौन सा, यहाँ के आसपास जोन ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, इसके ऊपर जो मिडल में ये वाला एरिया है, यहाँ पे क्या होगा, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। दे रखा है ना एरो मार के, स्लैग फॉर्मेशन। ठीक है, और इसमें दे रखा है आयरन मेल्स वगैरह। ठीक है, अभी जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन में क्या है, नाम से जैसा पता चल रहा है इस जोन में क्या चीज़ फॉर्म हो रही है, किसी का फॉर्मेशन हो रहा है स्लैग का। स्लैग आपने इस चैप्टर में पहले किया होगा,